Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is a very important discussion that requires a lot of attention from all medical students that are studying this topic. इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को याद करने में और इसको समझने में. तो it's a very brief and a very small duration lecture for all of those people who are trying to study these two terms that are known by the name of dying deposition and dying declaration. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो टर्म डेपोजिशन है इसका मतलब है क्या, या इसका जो ये टर्म यूज होती है लॉ में स्पेसिफिकली किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसको. Deposition is basically the statement of a witness which is given on oath in the court of law. It's taken down in writing in the presence and hearing of the accused and subsequently read over and signed by the person making it and by the honorable judge as well. अगर आप इस पूरे लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करके देखो तो इसमें आपको डेपोजिशन का मीनिंग जो है वो आपको समझ आ जाता है. विटनेस जो अपना स्टेटमेंट या जो अपना बयान दे रहा है ऑन ओथ, यानी कि इसके अंदर जो है वो उसका ओथ लेना बहुत ज़रूरी है. ओथ वही जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, अगर मैं झूठ कहूँ तो मुझ पर खुदा का कहर नाज़िल हो. इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर फिजिकली मौजूद है. इट्स टेकन डाउन इन राइटिंग, यानी कि जो भी वो कह रहा है, जो भी वो बोल रहा है उसको लिखा जाता है. In the presence and hearing of the accused, in the presence of the accused यानी कि जिस पर के इल्ज़ाम लगाया गया है, जो most likely perpetrator है, उसकी मौजूदगी में, and hearing of the accused and subsequently read over and signed by the person making it, यानी कि जब वो अपना स्टेटमेंट मुकम्मल दे देता है तो उसके बाद उसको एक दफ़ा फिर से पढ़ के सुनाया जाता है and it is again signed by the person जिसने वो स्टेटमेंट, वो डेपोजिशन रिकॉर्ड करवाया, ताकि वो उस चीज़ का एक रिकॉर्ड हो जाए कि ये इसी आदमी ने स्टेटमेंट जो है वो दिया है. एंड बाय द ऑनरेबल जज एज वेल, यानी कि उस कोर्ट ऑफ लॉ में जो प्रिजाइडिंग जज है वो भी उस स्टेटमेंट को साइन करता है और उसके सामने ये सारा कुछ दिया जाता है. सो इन शॉर्ट वी कैन अगेन से कि डेपोजिशन के अंदर जो भी विटनेस स्टेटमेंट दे रहा है वो अंडर ओथ है. इसके अलावा जो उसका स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो इन राइटिंग नोट किया जा रहा है और वहाँ पर जो अक्यूज्ड है वो भी मौजूद है और जो ऑनरेबल कोर्ट का जज है वो भी मौजूद है, और एंड पर उसको जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो उसको एक दफ़ा पढ़ के सुना दिया जाता है, ताकि अगर उसको लगे कि उसमें कोई चीज़ चेंज हुई है या उसके अल्फाज को एज इट इज़ जो है वो नहीं लिखा गया तो वो उसको चेंज कर सके, और फाइनली उसको कंक्लूड करता है वो अपने साइन करके. जैसा कि अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कोर्ट के अंदर जो भी सीन होता है तो उसके अंदर कुरान मजीद के ऊपर हमारे यहाँ पे या जो भी को उनकी मुकद्दस किताब है जिसका उनसे ताल्लुक है तो वो उसके ऊपर हाथ रख के ये कसम खाते हैं कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, विच इज़ क्वाइट ऑफ रिपीटेड. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने बात कर ली डेपोजिशन के ऊपर, तो फिर डाइंग डेपोजिशन क्या चीज़ होती है. Dying deposition is very clear कि if the witness is sick or if the witness is not physically well and he simply cannot come to the court to record his statement, to give his statement, तो उस केस में क्या होता है फिर. ऐसे केस में हम डाइंग डेपोजिशन की तरफ आ जाते हैं. डाइंग डेपोजिशन क्या होता है? अगेन इट्स द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस who due to a serious illness is unable to come to the court of law to record his statement. एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ऑनरेबल कोर्ट्स किसी भी लेवल पे हों, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को अगर कोर्ट समन देती है, कॉल करती है, तो ही और शी हैज़ टू गो देयर, ही और शी हैज़ टू अटेंड द कोर्ट. सो इट्स बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस जो कि अपनी बीमारी की वजह से कोर्ट में नहीं आ सकता. वो बीमारी की नौयत इस तरह की है कि उसको या घर पे रहना है या हॉस्पिटल में रहना है. ही कैन नॉट मूव. सो इन दैट केस टेक्निकली द कोर्ट goes to him, the court of law approaches that witness
और बजाय कि वो बंदा खुद कोर्ट आने की कोशिश करे, कोर्ट उस तक चली जाती है। अब वो घर पे भी हो सकता है, अस्पताल में हो सकता है, या किसी दूसरी हेल्थ फैसिलिटी में हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं, दे हैव टू सर्टिफाई दैट ही इज सो सिक दैट ही कैन नॉट, बाय ऑल मीन्स ही कैन नॉट कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। अब अगला सवाल आ जाता है कि ये तो हमने बात कर ली जी कि डाइंग डेपोजिशन में ये सारा कुछ होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो बंदे के पास, जो स्टेट विटनेस है उसके पास चली जाती है उसका बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो फिर इसमें और डाइंग डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क हुआ? डाइंग डिक्लेरेशन, सबसे पहले आप ये समझ लें कि डाइंग डिक्लेरेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ अ डाइंग विक्टिम ऑफ क्रिमिनल असॉल्ट। ऐसा विक्टिम जिसके ऊपर क्रिमिनल असॉल्ट हुआ है और जिसकी डेथ जो है वो, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, ट्रीटिंग या ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं, उनको नज़र आ रहा होता है कि इट्स क्वाइट लाइकली दैट ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव दिस थिंग। इट्स रिकॉर्डेड बाय अ क्रेडिबल पर्सन। अब क्रेडिबल पर्सन के ऊपर हम आगे चल के थोड़ी सी बात करेंगे। Dying declaration is mostly about who assaulted the victim and the other circumstances leading to his precarious condition that his death is imminent. Dying declaration में अमूमन जो विटनेस है उसका जो बयान होता है, उसका दारोमदार या उसका जो मेन क्रक्स होता है, वो सारा इसी चीज़ के ऊपर है कि उसके ऊपर हमला किसने किया, उसको मारा कैसे गया, या उसको जो है वो उसके ऊपर असॉल्ट जो हुआ वो किस तरह से हुआ, और जो इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से वो इस हालत में मौजूद है वो क्या थे, वो सारा उसकी ज़ुबानी रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसकी उसी की लैंग्वेज में, उसी के एज इट इज़ जो वर्ड्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो उर्दू में हो, अंग्रेज़ी में हो, पंजाबी में हो, किसी भी ज़ुबान में हो, दे आर सपोज टू बी ऑफ द सेम वर्ड्स एंड ऑफ द सेम लैंग्वेज एज दैट हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द विक्टिम। एक और चीज जो याद रखने वाली वो ये है कि विक्टिम इज द ओनली आई विटनेस इन दीज केसेस एंड देयर इज नो टाइम टू अरेंज फॉर अ डाइंग डेपोजिशन। यहाँ पे दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक, ये जो वाकया सारा हुआ है ये जो विक्टिम है उसकी जुबानी, अपनी जो उसकी नरेशन है उसमें ये सारा हुआ है, और ये हालात ऐसे थे कि वहाँ पर सिर्फ विक्टिम और जो परपेट्रेटर है या जिसने उसके ऊपर असॉल्ट किया सिर्फ वो मौजूद था, दूसरा कोई भी शख्स वहां पे मौजूद नहीं था। दूसरी बात जो इस पॉइंट में दी गई है कि देयर इज नो टाइम टू अरेंज फॉर अ डाइंग डेपोजिशन। इसको आप इस तरह से समझ लें कि डेथ ऑफ द विक्टिम इज इमिनेंट। आपको नहीं पता कि विक्टिम जो है वो अगले कुछ आवर्स तक सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, या अगर आप इसको इस तरह से कर लें कि विक्टिम जो है वो, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि उसके लिए एक डाइंग डेपोजिशन का इंतज़ाम किया जाए जिसके अंदर ऑनरेबल जजेस जो हैं या मजिस्ट्रेट या जो भी कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, जज का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसके पास हॉस्पिटल में या घर में आए, साथ में वो अक्यूज्ड को भी साथ लेके आए, और फिर जो है वो उसका स्टेटमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया जाए और फिर उसको जो है वो पढ़ के सुनाया जाए और फिर उससे साइन लिए जाएं। इन हालात के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन आ जाता है, जिसकी ये चार आपकी जो कंडीशंस हैं ये लाजमी फुलफिल होनी जरूरी होती हैं। दे हैव टू बी रिकॉर्डेड बाय क्रेडिबल पर्सन, इट इज मोस्टली अबाउट हु असॉल्टेड द विक्टिम एंड द विक्टिम इज द ओनली आई विटनेस। ठीक है, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ बोथ डाइंग डेपोजिशन एंड डाइंग डिक्लेरेशन। अब मैंने पिछली स्लाइड में ये कहा था कि डाइंग डिक्लेरेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड बाय अ क्रेडिबल पर्सन। डाइंग डिक्लेरेशन को ज़हन में रखते हुए आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि जो आपका पेशेंट है ही इज़ आइदर एट अ हेल्थ फैसिलिटी, वो किसी हॉस्पिटल में है या फिर वो किसी घर में है। मोस्ट लाइकली जो ऐसे सीरियस पेशेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, दे आर यूजुअली एट अ हॉस्पिटल, आईसीयू में या किसी भी और फैसिलिटी में, किसी वार्ड में या किसी प्राइवेट रूम में ऐसा पेशेंट जो है जिसके ऊपर क्रिमिनल असॉल्ट हुआ है एंड ही इज़ नियर डेथ, तो उसको अमूमन हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। इस सूरत हाल के अंदर द मेडिकल प्रैक्टिशनर और द डॉक्टर इन चार्ज ऑफ द पेशेंट, he is considered to be the most logical choice, the most credible person in this case. इन हालात के अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर इन चार्ज है, he or she has to record this dying declaration. ठीक है,
Doctor in charge of this patient would be the logical choice as he is also the best judge of his health and knows what to do in such a situation. यहाँ पे याद रख लीजिए कि डॉक्टर को हम अगर एक सबसे जो मिनिमम स्टैंडर्ड भी अगर हम रखते हैं तो वो डॉक्टर एमबीबीएस पास है, उसने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर ली है और उसके पास एक वैलिड पीएमडीसी का लाइसेंस मौजूद है. नाउ द डॉक्टर इज इन चार्ज ऑफ हिज हेल्थ. उसको सारा पता है कि इसकी क्या कंडीशन है. ही इज द बेस्ट जज कि वो इस चीज़ को पिकअप कर सके कि ये मरीज जो है इसकी सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, और अगर उसको अपनी क्लिनिकल स्किल और नॉलेज के ऊपर ये चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि शायद ये मरीज जो है वो कुछ टाइम आगे तक इसका सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाए, तो he or she has to record that dying declaration of that particular victim. यहाँ पे कुछ differences हैं dying declaration और dying deposition के दरमियान. This image has been taken from Nasiba Rawan second edition. आप लोग उस बुक के अंदर से ये image देख सकते हैं. It's this table. It's clearly picking out the differences between declaration and deposition. इस टेबल को डिस्कस करते हैं और उसमें आपके जो क्वेश्चंस या जो भी कोई एम्बिग्युइटी आपकी रह जाएगी वो आपकी इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएगी. टाइम डिक्लेरेशन के अंदर लीगल फॉर्मेलिटी ऑफ ओथ इज नॉट नेसेसरी. उसकी वजह ये है कि दिस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन कि मरता हुआ बंदा झूठ नहीं बोलता. ठीक है, इस वजह से हम ओथ की फॉर्मेलिटी जो है वो डिक्लेरेशन में नहीं लेते, जबकि डाइंग डेपोजिशन के अंदर ओथ हैज टू बी टेकन. डाइंग डिक्लेरेशन इज रिकॉर्डेड बाय एनी क्रेडिबल पर्सन इंक्लूडिंग द अटेंडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर. लेकिन देखा ही गया है कि हमारे सेटअप के अंदर इट्स द मेडिकल प्रैक्टिशनर और द डॉक्टर इन चार्ज जो कि इस डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करता है. Whereas dying deposition has to be recorded by a justice of peace to record it, या फिर honorable judge he himself has to be there. Presence of the accused is not necessary in case of a dying declaration. Presence of accused is essential in case of dying deposition, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. A case of criminal homicide and circumstances of death subject of declaration. जैसे हमने पहले बात की कि टाइम डिक्लेरेशन के अंदर जो आपका विक्टिम है he has to be there due to a criminal assault. टाइम deposition के अंदर it is recorded in any case when the witness is critically ill and cannot come to the court of law. Dying declaration includes only the statement of a dying person, whereas dying deposition includes the statement of a dying person and cross examination by the accused. ये एक और बहुत वैलिड डिफरेंस है कि जिसके अंदर जो accused है जिसको वहां पर मौजूद रखा गया है वो या उसका वकील in this case they can cross examine the witness. At the end of recording the dying declaration, it has to be read over to the victim and it can be signed. ठीक है, अगर पेशेंट इस कंडीशन में है कि वो अपने हाथ हिला सकता है और अपने साइन कर सकता है तो फिर आप उससे साइन ले लेते होते हैं. लेकिन डाइंग डेपोजिशन के अंदर सिग्नेचर ऑफ द डाइंग विटनेस इज नेसेसरी या मैंडेटरी. डाइंग डेपोजिशन की जो लीगल वैल्यू है, अगर वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं होता तो वो नहीं बाकी रहती. When the dying declaration has been recorded, it has to be sealed. It has to be recorded. याद रखिएगा, it has to be recorded exactly in the words of the victim. ठीक है, जो जैसे उसने अल्फाज बोले हैं आपने उसी लैंग्वेज में उसी जुबान में उसको रिकॉर्ड करके कागज पे लिख के, क्वाइट पॉसिबली अगर आप उसे साइन करवा सकते हैं तो आप उसे साइन करवा लें. अगर आप नहीं करवा सकते तो उससे थंब लगवा लें. अगर आप तब भी नहीं कर सकते तो फिर कोर्ट आपको ये थोड़ा सा एज आपको टाइम डिक्लेरेशन के अंदर होता है कि सिंस यू आर अ क्रेडिबल पर्सन एंड यू फेल्ट दैट द विक्टिम माइट नॉट बी एबल टू मेक इट, तो आपकी जो रिकॉर्डेड बात है उसको कोर्ट हक और सच मानते हुए उसको एज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस ट्रीट करती है. Whereas dying deposition के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि दिस फॉर्मेलिटी इज नॉट नेसेसरी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ऑनरेबल जज है या जस्टिस ऑफ पीस है वो खुद उसको रिकॉर्ड कर रहा है. एंड लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, dying declaration is valid only after the death of the victim या death of the declarant यहाँ पे लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि अगर जो विक्टिम है उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया है और उसके बाद जो एक उसकी मौत नजर आ रही थी अगर वो हो जाती है तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सिर्फ तभी वैलिड होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इन केस
अगर डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो गई है किसी विक्टिम की और ही मैनेजेस टू सर्वाइव इट, then that dying declaration no longer remains uh, valid in the court of law. It is considered cancelled out. Dying deposition, on the other hand, it remains valid even after the recovery of the declarant. यानी अगर victim या witness जो है वो बच जाता है, वो survive कर जाता है, dying deposition remains valid. जबकि जो आपका dying declaration है, it remains invalid in case the victim survives. So these are some of the important points that are related to dying declaration and dying deposition. आई होप कि आप लोगों की एम्बिगुटीज, आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ हद तक क्लियर हो गए होंगे. इफ़ यू पीपल स्टिल फील दैट सम एरियाज रिमेन डेफिशिएंट या यू वुड लाइक टू गिव योर फीडबैक, प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट्स बिलो. मैं आपके जो इंडिविजुअल इंक्वायरीज होंगी या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो क्लियर कर दूँ. थैंक यू सो मच and I hope you like this lecture. If you do find it useful, make sure you like it and you share this with your friends as well. Please don't forget to subscribe. Thank you so much.